Sir, I'm fine. Sir, can I give my interview in Hindi? Yeah, you can. So, Thank first of all, tell me something about your educational background and about your what you are trying to perceive in your life. सर मैंने ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और इसके अलावा मैं लाइफ में हमेशा ही एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश में हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी नागरिक बनूँ, मैं टैक्स पे करूँ और जो भी मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स माय नेशन मैं उनको फुलफिल कर पाऊँ। So, do you pay taxes at present time? सर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मैं पे करती हूँ थ्रू जीएसटी जब मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करती हूँ या कोई सर्विस यूज करती हूँ, तो डायरेक्ट टैक्सेस मैं पे नहीं करती। Okay. So, what do you think? What is the present scenario with respect to direct and indirect tax in India? जी सर, अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें जिसमें कि इनकम टैक्स या कस्टम ड्यूटी टैक्स आते हैं, तो हमारे इंडिया में 2 या 3% पॉपुलेशन ही है जो कि पूरे देश का बर्डन उठा रही है टैक्स पे करने के लिए। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें जिसमें बहुत सारे टैक्सेस हैं, इसको जो जीएसटी को लाकर उन सारे टैक्सेस को खत्म करने की कोशिश की गई और जीएसटी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी। जीएसटी के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो अब क्या हो गया है कि यूनिफॉर्म हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग तरह के या अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट पर लोगों को पे नहीं करना पड़ रहा है। तो अब चीज़ें काफ़ी इजी हैं अगर बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और लोगों के समझने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लोगों को उतना नहीं करना पड़ रहा है कि इसके लिए कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके लिए कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा। Okay, good. इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली इंटरव्यू के लिए आपके। इसमें आपको 100+ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। आपके इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी क्वेश्चन की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे इसी बुक में। आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सारे जितने भी रिसेंट करंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है वो सारे के सारे इस बुक में कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो है आपको ये लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बुक को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स? So, what do you think? What are the different types of terrorism in India? भारत में कितने तरह के टेररिज्म देखे गए हैं, कितने तरह के आतंकवाद की एक्टिविटीज को देखा गया है? जी सर, अगर हम भारत की बात करें तो डिफरेंट एरियाज में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म देखने को मिलते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर हमें मिलिटेंसी देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। अगर हम रेड कॉरिडोर में आ जाएं जहाँ पे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के कुछ पार्ट्स हैं, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर हमें नक्सलिज्म देखने को मिलता है। और इसके अलावा सर हिंटरलैंड टेररिज्म भी इंडिया में देखने को मिलता है। और अभी रिसेंटली जिस तरह से टेक्नोलॉजी जितना मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं तो साइबर टेररिज्म भी हमें देखने को मिल रहा है। Okay, so what do you think? What is the role of media when any terrorist activity arises or when there is a terrorist attack? What should be the role of media in this case? सर जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो उतना बेहतर नहीं रहे हैं। अगर हम मुंबई अटैक 2008 में जो हुआ उसकी बात करें तो रिपोर्ट्स में ऐसा आया कि जिस तरह से मीडिया कवर कर रहा था पूरे जो इंसिडेंट था, होटल ताज के अंदर जब एनकाउंटर चल रहा था, वहाँ पर एनआईए थी, वहाँ पर जो अदर पुलिस एजेंसीज थी जो वहाँ पर फाइट कर रही थी टेररिस्ट के साथ, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो ऐसा रिपोर्ट्स में आया कि जो पाकिस्तान से उनके थ्रू सैटेलाइट फोन उनके कांटेक्ट में थे, उनको सारी चीजें पता चल रही थी और वो उनको उसी हिसाब से गाइड कर रहे थे। तो जो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, डेफिनेटली मीडिया को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगाने चाहिए जब इस तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं तब। Okay, so why media behaves like in this manner, or why it is behave in some circumstances in a very odd manner? What is सर the एक्चुअली जी सर एक्चुअली ये देखा जाए तो डेमोक्रेसी का ये एक साइड इफेक्ट है। यहाँ पर फ्रीडम है, हर किसी को आज़ादी मिली हुई है, तो मीडिया को भी आज़ादी है, फ्री मीडिया है, वो अपने अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करते हैं और जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो कमर्शलाइजेशन हुआ है
पैसे कमाने के लिए या फिर टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं। Okay, good. Do you aware of the term cryptography? What is जी cryptography? सर ये इसमें जो है एनकोडेड ट्रांसफर किया जाता है। क्रिप्टो मीन्स होता है कोई चीज जो एनकोडेड है, उसको जो है जैसे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर कोई मैसेज भेज रहा है या किसी भी तरह का किसी की करेंसी के माध्यम से कुछ भेजा जा रहा है तो वो इनक्रिप्टेड होगी एंड टू एंड। सो Okay. इसे ही सर क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। Okay. So if we talk about in recent scenario, RBI has made some decision with respect to cryptocurrency in India, right? So what is the decision, or what will be the impact of it on our economy? सर एक्चुअली प्रॉब्लम अराइज होती है कि जिस तरह से जो क्रिप्टो करेंसी के जो एडवर्टीजमेंट टीवी पर आते हैं और जिस तरह से वो उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि आप वो फॉल्स, देखा जाए तो वो फॉल्स होप्स देते हैं लोगों को। लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है या लोग इसमें अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये भी है कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया या फिर इनको परचेज किया है। और जो इसके डिफेक्ट साइड इफेक्ट्स हैं, जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग ईजी हो जाती है या आप ट्रेस नहीं कर सकते। आप इंफॉर्मेशन तो आप करेंसी कहाँ से कहाँ गई इसको तो ट्रेस कर सकते हैं, पर किसको गई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए बहुत ईजी हो जाता है इस मनी लॉन्ड्रिंग होना। इसके थ्रू टेररिज्म में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी वजह से और इसके अलावा ये रेगुलेटेड नहीं है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर इसके बाद ये इसके रेट्स भी कम और ज़्यादा होते रहते हैं। आज जो है डॉलर्स में इसका क्या रेट है वो भी बढ़ता घटता रहता है, इसीलिए ये देखा जाए तो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। इन्हीं कंसर्न को देखते हुए आरबीआई ने कुछ चीज़ें बोली हैं। उन्होंने कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन कर देंगे, वो अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे। बेसिकली लोग जो है परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए किसी चीज़ को उसमें क्रिप्टो करेंसी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज वो चाहे उसको एज अ इन्वेस्टमेंट तो वो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। Okay, very good. So is there any legislation that will control, or is there any kind of legislation that will control this kind of activities in India? सर अभी इसके लिए एक जो है कहा जा रहा है कि अभी जो ये विंटर सेशन जो होगा इसमें सरकार एक बिल लेकर आएगी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, पर अभी तक वो आया नहीं है, शायद 1-2 दिन में आ जाए। Okay, good. So what do you think, what is the present scenario after independence? We have gained independence, we have lots of years we have passed. So what are the, still there are a lot of things we need to improve in our circumstances we talk about which is present respect, right? So what do you think, what needs to be changed? What are the improvements required? सर सबसे पहले तो जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है और उसको चेंज करने के लिए सरकार जो है वो पॉलिसी ला भी चुकी है, पर अब देखना यह है कि वो कितनी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर नहीं होता है तो कोई भी एक्ट या कोई भी पॉलिसी उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। और सर इसके अलावा देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगी, या कंट्री के अंदर भी अगर जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को ग्रो करना है या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है जिसकी वजह से लोग जो है बिजनेस उतनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं हो पाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए। और सर इसके अलावा अगर एज ए सिटीज़न देखा जाए तो जो एक बिहेवियरल चेंज लाने की भी ज़रूरत है सिटीजन्स को। उनकी जो ये एक थिंकिंग है कि जो गवर्नमेंट है वो स्पून फीडिंग करे, हमें इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। Okay, very good. If we talk about in recent terms, the government has taken many recent initiatives for the upliftment of poor people in India, right? So can you elaborate some of the steps or some of the missions or schemes that government launched? सर गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स आई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना जिसमें जो है गेहूं और चावल गरीब लोगों को बांटा गया, जिनकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है जो उसके ऊपर भी है उनको भी दिया गया है। स्पेशली गांव और बल्कि शहरों में भी इस तरह से लोगों को 5 किलो पर पर्सन जो है बांटा गया है अनाज। इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम है गाँवों में जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि गाँव में जो महिलाएँ हैं उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती थी फॉसिल फ्यूल यूज़ करने से, तो उज्ज्वला स्कीम है। इसके अलावा सर
ये एक नई स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसमें जो भारत में देखा जाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, पहले सड़क बन जाती है, फिर नाली नहीं बनती है या उसमें केबल्स नहीं बिछाए जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, बार बार रोड को खोदना पड़ता है। तो इन सारी इसको जो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अलग अलग योजनाएं आती हैं, इनको किस तरह से कोऑर्डिनेट करके किया जा सकता है, इसको लेकर स्कीम आई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इंडिया के लिए। और सर इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंद्रधनुष स्कीम है, जिसमें बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जो है, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जो माँ है उसको किस तरह से जो है उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, इस तरह की से बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। Okay.